हेलो साथियों, नमस्कार। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोग के बीच साथी टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न आया साथियों, जिसमें आज हम लोग देखेंगे मिस्र तथा मेसोपोटामिया की कला। क्या देखेंगे साथियों? मिस्र तथा मेसोपोटामिया की कला के बारे में हम लोग जानेंगे साथियों। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, उसके बाद 30 एमसी कुछ प्रश्न देखेंगे साथियों। तो सबसे पहले सुपर फास्ट रिवीजन रहेगा, उसके बाद 30 प्रश्न रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। उम्मीद है कि वीडियो को पहले वीडियो की तरह आपका लाइक और प्यार और सम्मान मिलेगा साथियों। तो चलते हैं। जो नए व्यूवर्स हैं, जिन्होंने चैनल को विश्वास हमारे ऑनलाइन चैनल पर विश्वास करके जुड़े हैं, तो साथियों उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। तो चलते हैं सीधा टीजीटी पीजी आर्ट की पूरी तैयारी होगी। जो वीडियो मिलता है सुबह रोजाना 7 से 8 बजे के बीच में आपको मिलता है। तो डेली कहने का मतलब डेली वीडियो आपको मिलता है। तो देखते हैं मिस्र की कला, आर्ट ऑफ इजिप्ट। यहाँ देखते हैं नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है, तो मिस्र की सभ्यता। नील नदी घाटी में जो सभ्यता पनपी, कौन सी सभ्यता साथ है? तो मिस्र सभ्यता है जो नील नदी घाटी में पनपी है। तो यहाँ देखिए एक चित्र आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा साथियों। इसमें एक शायद देवी हैं, देवी के पास कुछ लोग नृत्य जैसे कर रहे हुए हैं। तो यहाँ पे इस तरह से दिखाया गया है। देखिए इस चित्र में ये जो चित्र है संगीतज्ञ एवं नर्तकियों का है ना। तो मिस्र का चित्र है, यहाँ पे संगीतज्ञ एवं नर्तकियों का चित्र है। नेबा मुन की समाधि पर, नेबा मुन की जो समाधि, वहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं? डांस कर रहे हैं ना। तो मिस्र की संगीत एवं नर्तकियाँ हैं ये। नेमामुन की समाधि 1350 ईसा पूर्व से फ्रांसिस्को सेको तथा न्यू किंगडम में चित्र बनाया गया। नील नदी को उपहार कहा जाता है, तो मिस्र की सभ्यता को ही नील नदी को उपहार कहा जाता है। तो पूछा जाता है साथियों इस तरह से प्रश्न न, अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? तो मिस्र की। अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? तो मिस्र की कला को ही अमृत की कला कहा जाता है। तो स्टार लगाइए साथियों इन सब प्रश्नों को। तूतनखामेन, ये भी पूछा है, तूतनखामेन का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है? तो मिस्र से रहा है। तूतनखामेन का संबंध मिस्र देश से रहा। महारानी नेफरती का संबंध निम्न में से किस काल से रहा? तो न्यू किंगडम से। किस काल से रहा साथियों? महारानी नेफरती का जो संबंध रहा पूछा जाता है, तो न्यू किंगडम से इसका संबंध रहा है, न्यू किंगडम से। तो स्टार लगाइए साथियों प्रश्न को। आगे है आपका बस्ट ऑफ नेफरती। क्या है बस्ट ऑफ नेफरती? वर्तमान में कहाँ सुरक्षित है पूछ रहा है। तो आइलैंड म्यूजियम बर्लिन में एक चित्र सुरक्षित है, बस्ट ऑफ नेफरती। अगला है आपका, आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1323 ईसा पूर्व में सोने से निर्मित तूतनखामेन का मुखौटा, तूतनखामेन का मुखौटा कहाँ सुरक्षित है? इजिप्टियन म्यूजियम काहिरा में है। काहिरा कहाँ पड़ेगा? मिस्र में। तो यहाँ पे साथियों तूतनखामेन का मुखौटा सुरक्षित रखा गया है। मिस्र की कला में किस कला विधा का प्रयोग नहीं हुआ है? कह रहे कि जो मिस्र की कला है इसमें किस कला विधा का प्रयोग नहीं किया गया है? तो मणिकुट्टम कला विधि का प्रयोग मिस्र की कला में देखने को नहीं मिलता है। किस देश की कला को अंत्योष्ट संबंधी कला कहा जाता है? तो मिस्र की कला को ही अंत्योष्ट संबंधी कला कहा जाता है। प्रश्न पूछा जाता है मृतकों की पुस्तक किस काल में लिखी गई साथियों? तो ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन सब प्रश्नों को ध्यान रखें, नोट डाउन आप करिए। उम्मीद है कि नोट डाउन कर भी रहे होंगे। मृतकों की पुस्तक 148 का लक्ष्य हासिल करना है साथियों, तो 148 में ज़्यादा से ज़्यादा सीट अपने लोगों को निकले। मृतकों की पुस्तक किस कला में लिखी गई थी? तो मिस्र की कला में लिखी गई थी मृतकों की पुस्तक। मिस्र लिपि क्या कही जाती है? पवित्राक्षर लिपि या हेराग्लाइफिक लिपि कही जाती है। मिस्र की लिपि को क्या कहा जाता है? पवित्राक्षर लिपि या हेराग्लाइफिक लिपि कही जाती है। मिस्र चित्र लिपि में कुल कितने वर्ण मिलते हैं? तो 1000 वर्ण मिलते हैं मिस्र के चित्र लिपि में। कितने वर्ण मिलते हैं साथियों? तो 1000 वर्ण। नेफरती कौन थे? तो मिस्र की रानी थी। जो नेफरती थी साथियों क्या थी? मिस्र की रानी थी। मिस्र की कला की प्रधान विषय वस्तु क्या था? तो मरणोपरांत जीवन था। मिस्र की जो कला विधान का विषय वस्तु बताया गया है साथियों वो क्या था? मरणोपरांत जीवन था।
मिस्र की कला की विषय वस्तु का मुख्य स्रोत क्या है? तो मृतकों की पुस्तक, बुक ऑफ द डेड जिसे कहा जाता है। तो मिस्र की कला की मुख्य विषय वस्तु का स्रोत माना जाता है मृतकों की पुस्तक को। मिस्र लिपि को समझने में किस वस्तु से सहायता मिली है? कहा मिस्र लिपि जो थी इसे समझने के लिए किस वस्तु से सहायता मिली? तो रोजेता शिला है। रोजेता शिला से मिस्र लिपि को समझने में सहायता मिली है। तूतनखामन की समाधि कहाँ स्थित है ना? ये जो तूतनखामन की समाधि साथी कहाँ स्थित है? तो राजाओं की घाटी जिसे वैली ऑफ द किंग कहा जाता है, तो मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में। तो यानी तूतनखामन की जो समाधि कहाँ स्थित है? तो मिस्र में स्थित है। स्फिंक्स क्या है? ये वस्तु मूर्ति है। पूछा जाता है कि स्फिंक्स क्या है? तो वस्तु मूर्ति है। स्टार लगाइए, डबल स्टार। रोजेता शिला की खोज कब हुई थी? ये जो रोजेता शिला है न, इसकी खोज कब हुई थी? तो कब हुई थी साथी? नेपोलियन के मिस्र अभियान के दौरान 1799 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी रोजेता शिला लेख की। मिस्री मूर्ति शिल्प में कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है? तो व्यक्त चित्र। कौन सा विषय अधिक प्रयुक्त हुआ है साथियों? तो व्यक्त चित्र का विषय बहुत प्रयुक्त हुआ है। गीजा में स्थित स्फिंक्स नृसिंह की मूर्ति का आकार है तो 238 फीट। कितना आकार है साथियों इसका? 238 फीट 73 मीटर लंबा है, 66.3 फीट यह ऊंचा है न। आगे है, मिस्र में पिरामिडों का निर्माण कब हुआ? तो मिस्र में जो पिरामिडों का निर्माण हुआ था साथियों 2700 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था। मिस्र में पिरामिडों हेतु कौन सा युग में विशेष प्रसिद्ध है? मेम्फाइट जो है विशेष रूप से प्रसिद्ध है। मेम्फाइट। मिस्र में पिरामिडों हेतु कौन सा युग विशेष प्रसिद्ध? मेम्फाइट। पिरामिडों का निर्माण मिस्र के किस क्षेत्र में हुआ था? तो गीजा में। कहाँ हुआ था साथियों? पिरामिडों का जो निर्माण हुआ था मिस्र में कहाँ हुआ था? तो गीजा में हुआ था। मिस्र की कला का केंद्र बिंदु क्या है? पिरामिड अथवा समाधि। पिरामिड अथवा समाधि है। मिस्र के मुख्य पिरामिड कौन से हैं? खुफू, खफरे तथा मैकुरे हैं। खुफू, खफरे तथा मैकुरे हैं। ये मिस्र के मुख्य पिरामिड हैं। मिस्र में सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा? खुफू का पिरामिड। खुफू का जो पिरामिड है ये मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड माना जाता है। पिरामिडों का निर्माण किस लिए किया गया था? मिस्र के शासकों के शवों को ताबूतों में सुरक्षित रखने के लिए। पिरामिडों का जो निर्माण किस लिए किया गया था? तो मिस्र के शासकों के शवों को ताबूतों में सुरक्षित रखने के लिए। नेफरतिती की मूर्ति किसके शासनकाल में निर्मित थी? मिस्र के 19वां राजवंश सम्राट आखनतेन के शासन काल में हुई थी। मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता विकसित है। दजला जिसे टिग्रिस कहा जाता है। दजला को क्या है? टिग्रिस। तथा फरात को कहा जाता है यूफ्रेटिस नदियों की घाटी में हुई थी। दजला फरात नदियों की घाटी में मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ था। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता है दजला फरात की नदियों में पनपी। मेसोपोटामिया की सभ्यता किस देश की है? इराक की है। जो मेसोपोटामिया सभ्यता है ये किस देश की है? तो इराक की है मेसोपोटामिया। कांस्य युगीन सभ्यता उद्गम केंद्र माना जाता है। तो मेसोपोटामिया को कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम केंद्र माना जाता है। मेसोपोटामिया को मेलुहा कहा गया है हड़प्पा सभ्यता में। मेसोपोटामिया को मेलुहा कहा गया है तो हड़प्पा सभ्यता में। मेसोपोटामिया का कौन सा प्राचीन नगर कला के लिए विशेष प्रसिद्ध है? तो उर। क्या है? उर। मेसोपोटामिया का प्राचीन नगर उर है जो विशेष प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया कला केंद्र कौन सा स्थान होते थे? तो पूजा गृह जो होते थे ये कला के केंद्र होते थे। कला के केंद्र। मेसोपोटामिया के पूजा गृह किस नाम से पुकारे गए थे? तो जिगूरत के नाम से। किसके नाम से पुकारा गया साथी? जिगूरत के नाम से पूजा गृह को पुकारा जाता था। जिगूरत के नाम से। मेसोपोटामिया में पूजा गृह को किस नाम से पुकारा जाता? जिगूरत के नाम से। प्राचीन मेसोपोटामिया में किसकी पूजा प्रचलित थी? तो चंद्रमा की देवी सिन की।
सिलेंडर सेल का संबंध इनमें से किस कला से था? मेसोपोटामिया की कला से था। सिलेंडर सेल का संबंध मेसोपोटामिया की कला से था। सुमेरिया की सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? यूफ्रेट्स नदी के तट पर विकसित हुई सुमेरिया की सभ्यता। बेबीलोन के मीनार तथा झूलते हुए बाग कहाँ बने हैं? तो बेबीलोन में बने हैं। बेबीलोन मीनार तथा झूलते बाग कहाँ बने हैं? तो बेबीलोन में बने हैं। बेबीलोन के मीनार तथा झूलते हुए बाग किस युग में है? तो कैल्डियन युग में है। कैल्डियन युग के हैं। मेसोपोटामिया बेबीलोन के झूलते हुए बाग द हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन किसके शासन काल में कब और कहाँ बने? कोल्डिवा के शासन नेबूखदनेस्सर के शासन काल में 6वीं शताब्दी से पूर्व बेबीलोन वर्तमान इराक में। विश्व के 7 आश्चर्यों में गिना जाता है बेबीलोन के झूलते हुए बाग। विश्व के 7वें आश्चर्य में गिना जाता है बेबीलोन का झूलता हुआ बाग। सुमेरी सभ्यता के प्राचीनतम मंदिर के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो एरुदे में। कहाँ मिले हैं साथियों? एरुदे में। जिगुरत किसे कहते हैं? तो जिगुरत किसे कहते हैं? जिगुरत किसे कहते हैं? तो मेसोपोटामिया में सुमेरियन युग के सीढ़ीदार पिरामिडों के आकार वाले पूजा गृहों को जिगुरत कहा जाता है। कहने का मतलब है कि सीढ़ीदार जो पिरामिड होते हैं जिन्हें पूजा गृह कहा जाता है उन्हीं को जिगुरत कहा जाता है। मिस्र की लिपि को कहा जाता है। तो मिस्र की लिपि अब हम लोग सुगर फास्ट डिवीजन देख चुके थे। इसके बाद अभी MCQ देखेंगे साथियों जिसमें 31 MCQ प्रश्नोत्तरी है। तो मिस्र की लिपि को कहा जाता है। तो मिस्र की जो लिपि है इसे क्या कहा जाएगा? पवित्राक्षर, सुलेखन, किलाक्षर या इनमें से कोई नहीं। तो मिस्र की लिपि को क्या कहा जाएगा साथियों? तो 1 नंबर देखें तो यहाँ पर राइट आंसर पवित्राक्षर लिपि। उम्मीद है कि आप लोग प्रश्नोत्तरी को अच्छे ढंग से कर रहे होंगे क्योंकि आप लोग सुपर फास्ट रिवीजन भी कर लिए हैं। तो वीडियो एक बार 2 बार देखेंगे तो आसानी से सारे क्वेश्चन आप हल कर लेंगे, तैयार भी हो जाएगा। तूतनखामन की समाधि कहाँ है? तूतनखामन की समाधि कहाँ है? जापान में, भारत में, यूनान में, मिस्र में। तो 2 नंबर देखें तूतनखामन की समाधि कहाँ है साथियों? तूतनखामन की जो समाधि पड़ेगी कहाँ पड़ेगी? मिस्र में। अगला आपका मिस्र के प्राचीनतम चित्र किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? मिस्र के जो प्राचीनतम चित्र है किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? सिंध नदी, नील नदी, पीत नदी या इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि आप लोग जानते हैं मिस्र सभ्यता को नील नदी का वरदान का प्राप्त हुआ तो नील नदी ही हो जाएगा। सम्राट जोसर के काल को कहा जाता है। सम्राट जोसर के काल को कहा जाता है पिरामिडों का युग, संगीत का युग, संगीत का स्वर्ण युग, मस्तबा का युग, इनमें से कोई नहीं। तो 4 नंबर पे क्या राइट होगा साथियों? सम्राट जोसर के काल को कहा जाता है पिरामिडों का युग। तो यहाँ पे 4 नंबर में पहला आपका राइट हो जाएगा। अगला है सबसे बड़ा पिरामिड है खफरे, खुफू, मैकुरे या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा पिरामिड पूछ रहा है। सबसे बड़ा पिरामिड क्या हो जाएगा? खुफू का पिरामिड हो जाएगा। खुफू का पिरामिड। अंत्योष्ट की कला कहा जाता है। अंत्योष्ट की कला कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है अंत्योष्ट की कला? मिस्र, चीन, यूनान या जापान। तो 6 नंबर देखें तो 6 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ पे का हो जाएगा। अगला है स्फिंक्स नृसिंह की मूर्ति कहाँ पर निर्मित है? स्फिंक्स नृसिंह की मूर्ति कहाँ पर निर्मित है? मिस्र में, न्यूयॉर्क में, ब्राज़ील में या ग्रीक में। तो 7 नंबर का देखें तो 7 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? का, मिस्र में। नेफरतिति की मूर्ति कहाँ संबंधित है? नेफरतिति की जो मूर्ति है कहाँ संबंधित है? सुमात्रा में, जावा में, मिस्र में या रूस में। तो 8 नंबर दें तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथ ही यहाँ पे 8 नंबर का नेफरतिति की जो मूर्ति है कहाँ वो संबंधित है? किससे? तो मिस्र से इसका संबंध है। मिस्र की लिपि को समझने के लिए किस यंत्र की सहायता ली जाती है? कारण जो मिस्र की लिपि है इसे समझने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सहायता। पवित्राक्षर का, रोजेता शिला का, भावाक्षर का, इनमें से कोई नहीं। तो 9 नंबर दे तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा साथियों? मिस्र की जो लिपि है उसे समझने के लिए
किसी यंत्र का सहायता ये रोजेता शिला होगा। क्या होगा? रोजेता शिला। मिस्र के शासकों को कहा जाता है, जो मिस्र के शासक हैं उनको कहा जाता है नृप, फराउन, राजन या राजा। मिस्र के जो शासक उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों? 10 नंबर का जो राइट आंसर आप जो एक बार कमेंट करिए जरा। तो सुपरफास्ट रिवीजन भी आप लोग कर चुके हैं साथियों, तो थोड़ा बताइए क्या होगा इसमें? फराउन। क्या कहते हैं? फराउन। मिस्र के पुरुषों महिलाओं के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, जितने भी प्रश्न साथियों हल्के में नहीं लेना है। मिस्र के पुरुषों महिलाओं के लिए किस रंग का प्रयोग किया गया है? नीला पीला, लाल पीला, हरा लाल या नीला है? तो पुरुष और महिला दोनों के लिए पूछ रहा है कि किस रंग का प्रयोग किया गया मिस्र में। तो 11 नंबर पर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे एक बार कमेंट करते रहिए साथियों। तो कौन सा रंग हो जाएगा? लाल और पीला रंग का प्रयोग किया गया था मिस्र में महिला और पुरुष के चित्र को बनाने के लिए। महारानी नेफरती का संबंध किस काल से है? महारानी नेफरती का जो संबंध है किस काल से है? ओल्ड किंगडम, न्यू किंगडम, अंधकार युग या इनमें से कोई नहीं। तो 12 नंबर पे है। 12 नंबर का क्वेश्चन आप लोग एक बार बताइए साथ ही कमेंट करिए। तो अब 30 क्वेश्चन कमेंट करके आप जरूर बताइए कितना क्वेश्चन आपका सही होता है। तो न्यू किंगडम से महारानी नेफरती का संबंध न्यू किंगडम से था। बस्ट ऑफ नेफरती का कहाँ पर सुरक्षित है? बस्ट ऑफ नेफरती कहाँ पर ये सुरक्षित है? बर्लिन में, रूस में, यूएसए में या जापान में? 13 नंबर। तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा साथियों? बस्ट ऑफ नेफरती कहाँ सुरक्षित है? तो ये आपका बर्लिन में सुरक्षित है। अमृत की कला किस देश की कला को कहा जाता है? अमृत की कला ना किस देश की कला को कहा जाता है? अमृत की कला किस देश की कला को कहा जाता है? यूनान, मेसोपोटामिया, यूएसए या मिस्र की कला? तो अमृत की कला किस देश की कला को कहा जाता है? तो मिस्र की कला को कहा जाता है। जिगूरत कहा जाता है? जिगूरत कहा जाता है मस्जिद को, चर्च को, सीढ़ीदार मंदिर को, इनमें से कोई नहीं। तो 15 नंबर पर हम लोग साथियों पहुंच चुके हैं। 15 नंबर का आप लोग कमेंट करके बताइए क्या सही होगा इसमें। तो जिगूरत किसे कहा जाता है? सीढ़ीदार मंदिर को जिगूरत कहा जाता है। अगला, बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माण किस शासक ने कराया था? बेबीलोन के झूलते हुए बाग का निर्माण कौन सा शासक कराया था साथियों? तूतनखामेन, अखनाटेन, नेफरतती, नेबूखदनेस्जार ने। तो 16 नंबर पे यहाँ 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बेबीलोन के झूलते हुए बाग का जो निर्माण कराया था 700, वो कौन सा शासक था? नेबूखदनेस्जार। झूलते हुए बाग कहाँ पर स्थित है? ये झूलता हुआ हैंगिंग गार्डन जो है कहाँ पे है? बेबीलोन में, रूस में, गीजा में या जापान में? 18 नंबर पे क्या हो जाएगा यहाँ पे साथियों? तो जो झूलता हुआ बाग है ये आपका कहाँ पड़ेगा? बेबीलोन में। जिगूरत किसे कहा जाता है? अगला है जिगूरत किसे कहा जाता है? पर्यटक स्थल को, पूजा गृह को, गीजा को या जापान को? तो 18 नंबर। तो 18 नंबर पे क्या राइट आंसर होगा? 18 पे जो राइट आंसर होगा आपका क्या आ जाएगा? पूजा गृह को जिगूरत कहा जाता है। दजला और फरात नदियों के बीच कौन सी सभ्यता विकसित हुई? दजला और फरात ये दो नदी हैं, इनके बीच में कौन सी सभ्यता विकसित हुई? दजला और फरात नदियों के बीच में पूछ रहा है कौन सी सभ्यता विकसित हुई? तो मिस्र, यूनान, मेसोपोटामिया या चीन? तो 19 नंबर देखें तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? मेसोपोटामिया हो जाएगा। अगला है आपका, कुम्हार के चाक का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ? ये जो कुम्हार का चाक था जिसपे मिट्टी के बर्तन, घड़े और सब बनाया जाता है, तो उसका सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था चीन में, जावा में, सुमात्रा में या मेसोपोटामिया? तो इसका सबसे पहले प्रयोग पूछ रहा है कहाँ हुआ था? कुम्हार के चाक का ना। तो राइट आंसर में क्या हो जाएगा साथियों? मेसोपोटामिया में इसका प्रयोग सबसे पहले हुआ था कुम्हार के चाक का। शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है? शीशा ना, शीशा का सबसे पहले प्रयोग पूछ रहा है कहाँ हुआ था सबसे पहले? तो रूस में, मिस्र में, मेसोपोटामिया में या यूएसए में?
तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? शीशे का सबसे पहले प्रयोग कहाँ हुआ था साथियों? तो मेसोपोटामिया में ही शीशे का प्रयोग सबसे पहले देखने को मिलता है ना। कुम्हार का चाक और शीशा सबसे पहले मेसोपोटामिया में। क्रीटेन माइसीनियन कला किस युग से संबंधित है? क्रीटेन माइसीनियन, वीडियो आप पूरा देखिए साथियों। वीडियो की कीमत की एक से बढ़ के एक प्रश्न है साथियों, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रीटेन माइसीनियन कला किस युग से संबंधित है? कांस्य युगीन, लौह युगीन, ताम्र युगीन, इनमें से कोई नहीं। 22 पे हम लोग पहुँच चुके हैं, तो ये तो मात्र 31 क्वेश्चन है इसमें साथियों। तो 22 का देखिए, 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? कांस्य युगीन सभ्यता है ना। क्रीटेन माइसीनियन कला किस युग से संबंधित? कांस्य युगीन से संबंधित है। अगला है लेखन पद्धति का विकास सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने किया? लेखन पद्धति यानी लिखने की कला ना, लेखन पद्धति यानी लिखने की कला सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने इसका विकास किया? इस प्रचार की यूनान, मिस्र, सुमेर या चीन? तो लिखने की कला सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई? 23 नंबर देखें तो 23 नंबर का राइट आंसर क्या होगा साथियों ना? तो क्या हो जाएगा? सुमेर के जो लोग थे ये सबसे पहले लेखन पद्धति का विकास किए थे, सुमेरियन लोग। लेमासस किस सभ्यता में अंकित है? कह रहा है कि लेमासस जो है किस सभ्यता में अंकित है? चीनी में, मिस्र में, ग्रीक में या मेसोपोटामिया में ना। तो 24 नंबर देखें, 24 का देखिए, 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? लेमासस किस सभ्यता से अंकित है? तो लेमासस जो था ग्रीक सभ्यता से अंकित था। सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है? सिलेंडर सील का संबंध किस कला से है? मेसोपोटामिया, माइसीनियन, असीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो सिलेंडर सील का संबंध पूछा है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट साथ ये सब प्रश्न ना। 25 पे देखें तो 25 का राइट आंसर क्या है? मेसोपोटामिया से इसका संबंध सिलेंडर सील का। मानव मुख के 7 पंख धारण किए, मानव मुख के 7 पंख धारण किए हुए सांड का चित्रण किस काल में हुआ है? क्रीट में, माइसीनिया में, असीरिया में, इनमें से कोई नहीं। तो 26 का देखिए, 26 का जो राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? असीरिया में। मानव मुख के साथ पंख धारण किए हुए सांड न का चित्रण असीरिया में हुआ था। बुल जम्फर नामक भित्ति चित्र प्राप्त है नसोमेनोन से, गीजा से, त्रायनगर से या मिस्र से। 27 नंबर देखें, 27 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यहाँ हो जाएगा का नसोम से। अगला है होमर द्वारा रचित पुस्तक है इलियड, मृतकों की पुस्तक, डिवाइन कॉमेडी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा साथियों? होमर द्वारा रचित पुस्तक 28 नंबर, तो यहाँ पे हो जाएगा इलियड। होमर द्वारा जो रचित पुस्तक थी होमर द्वारा, उसका नाम इलियड है। मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? मेसोपोटामिया का इतिहास किसने लिखा? होमर, बोरोसोस, हेनरी रालिंसन या इनमें से कोई नहीं। तो किसने लिखा था साथियों? तो बोरोसोस। अगला है आपका विश्व में वर्णमाला का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ? विश्व में सबसे पहले कारक वर्णमाला अक्षरों का प्रयोग बेरोसोस, फिनिशिया, त्रायनगर या मिस्र। तो 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? फिनिशिया में सबसे पहले वर्णमाला अक्षर का प्रयोग देखने को मिलता है। अगला है और आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है साथियों, मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला कितनी पुरानी है? मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला कितनी पुरानी है न? तो 30,000 BC, 5,000 BC, 10,095 या 25 BC न। तो मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला कितनी पुरानी है साथियों? तो पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 3,000 क्या हो जाएगा? ईसा पूर्व हो जाएगा। तो ये साथियों आज के वो मोस्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा साथियों। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए साथियों।
और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे, क्योंकि जब बहुत समय वही नहीं बचा है, तैयारी को आप जोर शोर से करिए साथियों। तो आज हम लोग मिस्र तथा मेसोपोटामिया की कला के बारे में सुपरफास्ट रिवीजन साथियों और क्या किया उसका 30 एमसी क्वेश्चन को हल किए साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आप एक एयरलाइन के साथ बने रहेंगे साथियों, तो ज़रूर से ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। तो 148 में लगे रहेंगे, परिश्रम करेंगे, पसीना बहाएंगे तो साथियों निश्चित सफलता मिलेगी। हार नहीं हारना है, मानना है, चाहे कितना ही सीट कम क्यों ना हो। तो चलते साथियों, जब तक इजाज़त दीजिए, जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तब तक के लिए नमस्कार साथियों।